अब ऐसा लग रहा है कि बस चुनाव होने वाले, जिस तरह से आज इलेक्शन कमीशन की बैठक हुई और उसके बाद उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, जिस तरह से यकीन दहानी कराई है, क्या लग रहा है कि बस अब सिर्फ तारीख का ऐलान और रह गया है? रविंद्र शर्मा जी, इस चीज का हम इंतजार करते हैं। कल आप इलेक्शन कमीशन से श्रीनगर में मिले थे और हमने कहा कि 30 सितंबर से पहले जी हम नहीं, तकरीबन जम्मू कश्मीर की सारी जनता चुनाव चाहती है जी, इसलिए हमने स्पष्ट तौर पे उनको कहा। बाकी जो चीजें हमने कही उनका भी आज उन्होंने जिक्र किया। कुछ खास जो मुद्दे हमने उठाए थे उनका जिक्र किया और हम भी इंतजार करते हैं कि चुनाव की तारीख का ऐलान हो। और उन्होंने अच्छी बातें की है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगा और सिक्योरिटी के मैटर में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही है वो नहीं होगी। और अगर इस तरह से चुनाव कराया जाए तो बहुत अच्छी बात है। 6 साल का अरसा होने वाला है, क्योंकि जून 2018 से यहाँ पे असेंबली नहीं है, फिर ड्यूटी की आ गई और सारी पावर तो गवर्नर को दे दी गई। एक चुनाव तो हो, कम से कम लोग उत्सुक हैं। और हमने उनको बताया कि लोकसभा का चुनाव भी बहुत बेहतर हुआ और उसके बड़ी पार्टिसिपेशन हुई, लेकिन 2014 में भी 65% से ज्यादा वोट पड़े थे। 80% भी लोगों ने चुनौतियों के बीच में वोट डाले हैं। और ये भी हमने कहा कि चुनौती आज भी है। नहीं तो शर्मा जी, अब कोई शक व शुबा तो नहीं रह गया है? देखिए, अभी भी उन्होंने ये कहा हमें शक कोई नहीं है, लेकिन चुनाव हो, क्योंकि उन्होंने कहा सिक्योरिटी रिव्यू करेंगे। एक किस्म की होम मिनिस्ट्री का रोल अभी भी है और हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। सब पॉलिटिकल पार्टी ने एक बात की है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, देर तो है। 6 साल से लोग महरूम है। और दूसरी बात जो है कि इलेक्शन कमीशन ने अपना बचाव भी किया और एक किस्म का बाल भी फेंका, क्योंकि उन्होंने जो बात कही जी चुनाव डिले हुए, हमारी तरफ से उन्होंने कहा डिले नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा कानूनी प्रक्रिया ही दिसंबर 2023 को पूरी हुई है। तो क्योंकि बार बार बीजेपी से और सरकार से कहा जाता है कि हमसे क्यों पूछते हो, ये तो चुनाव आयोग तय करेगा। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने ये भांपा और उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी कि हमारी तरफ से डिले नहीं था, क्योंकि वो जो डिलिमिटेशन का सारा कानूनी प्रक्रिया है वो दिसंबर 2023 में उन्होंने की। इस बात की जरूरत नहीं थी, इसलिए जरूरत उनको समझ है कि सारी पार्टियां कहती थी और इल्जाम चुनाव आयोग पे लगता था कि चुनाव आयोग नहीं कर रहा। और सेंट्रल गवर्नमेंट मंत्री आता था, बीजेपी कहती थी हमसे पूछते हैं, हमने तो चुनाव नहीं करवाना, चुनाव आयोग का इख्तियार है, संविधानिक हम जानते हैं। लेकिन हमें यह भी पता है कि जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस ना हो, हमने उनको कहा। लेकिन आज जो बातें उन्होंने कही, हमने कहा कि इससे बदतर हालात में भी चुनाव होते रहे हैं, समय भी होते रहे हैं। इसलिए अगर चुनौती है कि हमारी सेना, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस सक्षम है उस चुनौती को डील करने में और चुनाव करवाने में, हमें ये महसूस है। लेकिन कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से इतने गंभीर हालात जम्मू सूबे में बने, तो उनको कंट्रोल किया जाए और सबको सुरक्षा मुहैया, वोटर को भी करवाई जाए और तमाम विपक्ष को भी कराई जाए। कैंडिडेट तो करवानी है। और भी बड़े सुझाव दिए कि जो ट्राइबल लोग पहाड़ों पे है, गुजर बकरवाल, मैंने वो मुद्दा उठाया और उन्होंने पूछा कि वो कहाँ है। मैंने कहा परिचित में है, आप मैकेनिज्म बना सकते हैं, बनाइए। बिल्कुल, यानी रविंद्र शर्मा जी, जो सुझाव आप लोगों ने दिए, जो सुझाव आपने दिए, उसको इलेक्शन कमीशन ने बगौर सुना है और उस पर अब ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द तारीखों का ऐलान भी होगा। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, किस तरह की उम्मीद है? इलेक्शन कमीशन ने श्रीनगर का दौरा किया, हालात का जायजा लिया, पॉलिटिकल पार्टियों से भी मुलाकातें हुई हैं, चर्चा हुई है, सिक्योरिटी सूरत हाल सब पर एक तरह से इलेक्शन कमीशन की नजर रही है। किस तरह से इस दौरे को देख रहे हैं, कितनी उम्मीद है? अबू हुरैरा साहब, मैं रविंदर जी से थोड़ा सा इख्तलाफ रखूंगा जी। ये इलेक्शन कमीशन खुद ब खुद नहीं आया है जी। जब उनको कहा गया, आका ने हुक्म दिया तो वो आए हैं, तो जाहिर सी बात है अब आका चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। 2014 में यहाँ इलेक्शन हुए थे और अब आज 2024 है। तो जब उनके आका ने उनको कहा कि जाओ भाई इलेक्शन करवाओ, तो करवा रहे। रहा सवाल डिलिमिटेशन का, तो डिलिमिटेशन जब पूरे मुल्क में नहीं थी, यहाँ जरूरत नहीं थी। तो डिलिमिटेशन का बहाना करना, या बिल्कुल एक रविंदर जी ने बिल्कुल सही फरमाया कि भाई उन्होंने बाल जो थी वो वापस बीजेपी की अदालत में फेंक दी कि भाई हमारा कसूर नहीं है जी।
जब तक, जाहिर सी बात है, अगर डिलिमिटेशन आपने अनाउंस कर दी, प्रोसेस इनिशिएट किया है, तो जब तक वो कंप्लीट होते भी 2-3 साल लग गए। 2019 या 20 में उन्होंने स्टार्ट किया तो 23 में जाकर खत्म किया। अरे भाई, इतना लंबा अरसा तुम एक इतनी बड़ी रियासत को, लोगों के नुमाइंदों से लोगों को महरूम रखा और जितने भी रिसोर्सेज थे उनको लूटा। मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा सच बोलने से, आज भी बोलूंगा और आज के बाद भी बोलूंगा। जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज को यहाँ वाइसराय आ गए बाहर से और लूटना शुरू कर दिया, और अब जब नींबू की तरह निचोड़ के खाली कर दिया, अब हमको कहा भाई तुम अपने नुमाइंदे चुनो, और उन नुमाइंदों को भी उनके पर काट दिए। अरे भाई, हमारे चुने हुए नुमाइंदे जब असेंबली में हम भेजेंगे, उनको ये इख्तियार नहीं है कि वो पुलिस को कंट्रोल कर सकें। और जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मसला है पुलिस को कंट्रोल में रखना जी। और ये भी कहना कि नहीं जी, यूनियन टेरिटरी में पुलिस को कंट्रोल नहीं दे सकते, ऐसा भी गलत है। और ये कोई दिल्ली की यूनियन टेरिटरी नहीं है अबू हुरैरा साहब, जो सिर्फ 70 किलोमीटर के रेडियस में एक शहर है। ये रियासत है, डोगरा रियासत जम्मू कश्मीर, जो 250 साल पुरानी रियासत थी, और 26 अक्टूबर 1947 से पहले एक आज़ाद मुल्क था जिसने इल्हाक किया भारत के साथ। उस रियासत को आपने एक म्युनिसिपैलिटी बना के छोड़ दिया। अभी ये लोग, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम इस बार इनको करारा जवाब देगी कि आपने हमारे साथ क्या किया। इन्होंने 370 और 35A को ऐसे हुआ बनाया कि ये मिलिटेंसी पैदा कर रहा है। अब कौन पैदा कर रहा है? अब तो पिछले 5 सालों से 370 है नहीं है, तो मिलिटेंसी कहां से पैदा हो रही है अब? और उन इलाका जात में जिनमें इससे पहले कोई मिलिटेंट एक्टिविटी नहीं थी, बल्कि मिलिटेंसी फ्री डिक्लेयर हो गया था 2010 में, बल्कि 8 में भी मिलिटेंसी फ्री, वहां मिलिटेंसी फिर होगी। ये कहां से? कम से कम मुजफ्फर साहब, एक लंबे इंतजार के बाद अब ये तो एक उम्मीद बंधी कि अब इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे। मैं एडवोकेट इकबाल, ये कौन सा एहसान है? जी, ये कौन सा एहसान है हम पे? नहीं, एहसान तो नहीं है। इलेक्शन तो पहले होने चाहिए थे, लेकिन अब ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन भी इंतजार, इलेक्शन कमीशन या होम मिनिस्ट्री हम पे कोई एहसान तो कर नहीं रही है जी। पूरे मुल्क में जमहूरियत है, और यहाँ भी अगर जमहूरियत को 10 साल के बाद इन्होंने इलेक्शन करवाए हैं तो मेहरबानी है इनकी, क्योंकि आका है। चलिए, मैं एडवोकेट इकबाल ताहिर साहब आपके पास आऊंगा। ताहिर साहब, किस तरह से इस दौरे को देख रहे हो? इस दौरे से पीडीपी कितना मुतमईन है? देखिए, पहले ही बात जो हमें नोट करनी है कि दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी कि 30 सितंबर 2024 तक यहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए जी। तो उस पस मंजर में अगर देखा जाए, ये विजिट जो इलेक्शन कमीशन का है, ये डिलेड विजिट है और इन्होंने देर कर दी है। खैर, अब अगर यहाँ पे आए हैं, हम इसका स्वागत करते हैं, इसको वेलकम करते हैं, और हमें उम्मीद है कि जल्द अज जल्द यहाँ पे इंतखाबात कराए जाएंगे और लोग इसमें शमूलियत करेंगे। देखिए, बड़ी बात यह है कि अगस्त 5, 2019 के बाद में जिस तरीके से हमारी रियासत को एक ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल में डाला गया, एक एलजी के कंट्रोल में डाला गया और सेंट्रल रूल के कंट्रोल में डाला गया, उसकी वजह से यहाँ पे जो एलिनेशन है वो बढ़ चुका है और एक गवर्नेंस डेफिसिट है। यहाँ पे लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, डेवलपमेंट वर्क सिर्फ पेपर तक महरूम होकर रह गया है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ड्रग एडिक्शन है और बहुत सारे मसाइल हैं। तो हम समझते हैं कि अगर ये इलेक्शंस होते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को एक मौका मिलेगा अपनी बात कहने का, जो इनको 2014 से इनको महरूम रखा गया है। तो कम से कम ये बात हो जाएगी कि लोग अपनी बात कह सकेंगे। लेकिन क्या मसले हल होंगे? क्या लोगों की परेशानियां दूर होंगी? हमने देखा है जिस तरीके से इन्होंने जो कोड ऑफ बिजनेस रूल्स हैं, उनको, कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स को जिस तरीके से इन्होंने हालिया तरीके से अमेंड किया है, और जहां से
जो एडिशनल कंट्रोल है, जो एडिशनल डिस्क्रिशन है पुलिस को लेकर, पब्लिक ऑर्डर को लेकर, लॉ ऑफिसर्स को लेकर और भी दीगर उमूर को लेकर जिस तरीके से इन्होंने एलजी इंतजामिया के हाथ में दिया है, कहीं ना कहीं एक मैसेज ये जाता है कि जो यहाँ की असेंबली है उसको, उसके पावर्स को ये बड़ा कर्टेल कर रहे हैं और उनको एक तरीके से म्यूनिसिपैलिटी में कन्वर्ट किया है। तो ये दिखाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये इनसिक्योर हैं और इनको ये डर कहीं ना कहीं सता रहा है कि अगर जो यहाँ की असेंबली है उसके पूरे पावर्स रहेंगे तो पता नहीं यहाँ पे कौन सा इंकलाब आएगा और किस तरीके से जो इनका एक नैरेटिव है उसको धचका पहुंचने वाला है। विक्रम सिंह रंधावा जी, अच्छी बात है अगर यहाँ इलेक्शन होते हैं तो अच्छी। जी रंधावा जी, देखिए सभी को एक उम्मीद बंधी कि अब चुनाव होंगे, इस दौरे के बाद सभी मान रहे हैं चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा इस पर बहुत खदशात भी हैं अपोजिशन को। जी देखिए, हम तो शुरू से वो वही कहते आए हैं कि चुनाव जम्मू कश्मीर में कब करवाने हैं ये इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है जी, और उसी प्रेरोगेटिव के तहत इलेक्शन कमीशन ने हर चीज को चैनलाइज किया है जी। लोकसभा के इलेक्शनों के बाद इमीडिएटली जम्मू कश्मीर के चुनावों की तैयारी मुझे लगता है शुरू हो गई थी। वोटर्स को लेकर जो एक मुहिम छेड़ी गई कि वोटर्स में कुछ लिस्ट में कुछ तुष्टिकरण करना है और कुछ नए वोट जो ऐड करने हैं, वो एक्सरसाइज आज शायद उसका लास्ट डे है जी। और मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव सोच के साथ हम लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन अब मैं ये जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं इनकी मैं मजबूरी को समझ सकता हूँ, क्योंकि ये लोग लिटरली हाशिए पे आ चुके थे सत्ता से बाहर रह के। इन लोगों ने देश की आज़ादी के बाद से लेकर जम्मू कश्मीर को अपनी विरासत समझ रखा था, जैसे बाप दादाओं की जगीर है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसको जिस तरीके से मर्जी चलाएंगे, देश का पैसा लूटेंगे और जम्मू कश्मीर को अपने हिसाब से डिक्टेट करेंगे। अब जम्मू कश्मीर धारा 370 हटने के बाद मेन स्ट्रीम से जुड़ा है, जबकि ये सबको पता है कि जम्मू कश्मीर की चाहे रीजनल पार्टीज हो चाहे कांग्रेस एडेड सरकारें रही हो, हम हमेशा केंद्र के आके कटोरा लेके खड़े रहे हैं। हमारे अपने सरमाए तो हुए ही नहीं। आज इनको लग रहा है कि हमारा सरमाया जो है बाहर चला गया, तो 2014 से पहले तक कितने सरमायों के बलबूते पे जम्मू कश्मीर की रियासत चलती थी। तब भी तो जो पैसा केंद्र से आता था, सैलरीज तक हमारी केंद्र की सरकार जो भी होती थी केंद्र में, वो जम्मू कश्मीर को देती थी। तो फिर भी उसके बावजूद भी हम पॉजिटिव नोट के साथ सोच रहे हैं। लेकिन रंधावा जी अपोजिशन ये तो कह रहा है कि जो बचा कुचा था वो भी आपने चुनाव से पहले ले लिया, जो पावर सरकार के पास होती थी वो भी एलजी को दे दी गई है। जी ऐसा नहीं है अभी, क्योंकि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हम एक यूटी के बशिंदे हैं। अब ये जब स्टेट के अंदर बदलेगी तब पावर्स वापस आ सकती है, और यूटी के अंदर एलजी को एक पावर्स रहती है, उसी के अधीन जो पावर है वो दी गई है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स नहीं दी गई है। आप जनता के बीच में जाओ, जनता आपको अधिकतम मात्रा में जितवा के भेजती है, तो देख लेते हैं दूध का दूध। मुजफ्फर इकबाल साहब कुछ कह रहे हैं। जी मुजफ्फर इकबाल साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। रंधावा साहब से अरे वो बीच में क्यों पूछेंगे, पहले मुझे बोलने दीजिए ना। क्यों बोलते हैं? जब मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा था, वो मेरे बीच में क्यों बोलेंगे? डोगरा स्टेट हमारी खत्म हो गई, हमारी एम्प्लॉयमेंट यहाँ से खत्म हो गई, और डोगरा फेस तो अब जब मुजफ्फर साहब अब जब तलवार सिर पे लटक रही है तो आपको डोगरा बेस याद आ रही है। पहले आप कश्मीरी कहाँ मानते थे डोगरा बेस को? फिर आप तो डोगरा रूलर्स को मानने को कभी तैयार नहीं हुए कि डोगरा रूलर्स हुए हैं कभी। आपका उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट आप वापस कर दो हमें, हम खुद तो भैया 14 से पहले तक क्यों नहीं लिया? फारूक अब्दुल्ला 3 बार मुख्यमंत्री रहा तो क्यों नहीं लिया? 14 के बाद आपको याद आया कि उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट आपने लेना है। एग्रीमेंट ही चेंज कर दिया पूरा आपने, उस एग्रीमेंट को। मुजफ्फर साहब मेरा आपसे निवेदन है, आपने जुडिशियल सेटअप को एंजॉय किया है। ये बड़ा ज्यादा पॉलिटिकल सिनेरियो आपका है नहीं। आप कहीं से चुनाव जीत के आइए, आप कहीं से चुनाव जीत के आइए तो अपने आप पता लग जाएगा हम कहाँ खड़े हैं। लोग जो हैं वो नुक्कड़ कार्नर में डिस्कस कर रहे हैं कि ये कौन सी यूटी है और कौन सी रियासत है। ये वही रियासत है जिसको महाराजा ने बनाया था, ये वो रियासत है या ये कोई और? चलो शुक्र है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने माना है कि ये रियासत महाराजा ने बनाई है।
नहीं तो आप तो इसको शेख अब्दुल्ला की प्रॉपर्टी कहते थे। अरे भाई कोई किसी की प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ अब जमहूरियत तलवार नहीं है। सिर पे लटकी है लेकिन तो आपने मैं इसको कहता हूँ, माना अब कि ये किसकी महाराजा प्रॉपर्टी की है? रियासत है। अब किसकी अब किसकी प्रॉपर्टी? अब तो आपकी भी नहीं। आप भी अगर एमएलए बन के आओगे तो आपको तो यहाँ कोई पावर ही नहीं है। रंधावा साहब, क्या कहते हो आप? जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर कश्मीरियत के से लिए भरी तो हुई सोचो, अपने आप को और तो बेच दिया ऋषि आपने। मुनियों की धरती है। ये आज भी ऋषि मुनियों की धरती रहेगी। ऋषि मुनियों ये की आज धरती भी मैं को आपको बता दूं, आपने ये कहा- डोगरों की चलिए रियासत ठीक थी, है, ठीक है। डोगरों की रियासत है, मैंने डोगरों मुजफ्फर की साहब, रियासत रंधावा जी, रहेगी। मैंने समय दे दिया। मैं रविंदर शर्मा जी, जिस तरह से यहाँ पर अभी रंधावा जी कह रहे थे कि अब ये यूटी तो हमेशा रहेगी नहीं, अब चुनाव होंगे, उसके बाद स्टेट का दर्जा मिलेगा, और जब स्टेट हुड मिल जाएगा तो उसके बाद तो फिर वही जो पावर है सरकार की, वो तो वापस मिल जाएंगे, फिर इसमें परेशान होने की जरूरत क्या है? पहली बात ये है जी। एक बात में परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है कि लोगों ने वोट इनको डालना है कि नहीं डालना है। जी ऑब्जेक्शन कर रहे थे, बोलना नहीं चाहिए। बीजेपी का मैं वोट कहता हूँ कि डालोगे तो जम्मू स्टेट रीजन ऑफिस का, जा सकती है। अब मुजफ्फर साहब बोलते रहेंगे, डिबेट होगा। जम्मू रीजन का हर कोई बाशिंदा अपने आप को डोगरा कहलाता है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसमें मुजफ्फर साहब आते हैं। लेकिन यह है कि बहुत सी बातें हैं, वो बात अलग है। लेकिन यह है कि पहले कहा कि भाई यूटी बनाने का फायदा तो बता दें कि जो आतंकवाद खत्म हुआ था वो ताजा हो गया। यहाँ का ट्रेड, यहाँ का ट्रांसपोर्ट, यहाँ का कारोबार और अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है, 17% है। जिन स्टेटों को इन्होंने सरकार बचाने के लिए बजट पेश किया, बिहार और आंध्र प्रदेश को दिया, वहां 12% और 6% है। इस जम्मू कश्मीर के आपके दावे बहुत हैं, लेकिन 83,000 करोड़ के आप कहते हैं मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग हुई, 25-18 करोड़ रुपए आपके इन्वेस्टमेंट हुई। हॉस्पिटल सेक्टर में सिर्फ 89 करोड़ रुपया, 79 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट हुई। तो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे हाईएस्ट क्यों 45 साल की है? क्योंकि जो बातें आपने कही थी कि तोड़ने से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टर आएंगे, तरक्की होगी, और ये तरक्की तो पहले भी होती रही। फैक्ट्रियां यहाँ लगती रही, चिनाब टेक्सटाइल है, HMT है, कौन सी पाबंदी थी? 90 साल तक आप लीज दे सकते थे। और यहाँ प्राइवेट सेक्टर रहा, लेकिन आतंकवाद और यहाँ के हालात के मुताबिक वो नहीं आए। आज आप कागजों में इनका खुद रंधावा जी से इसका जवाब लेंगे। मैं इकबाल ताहिर साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे, उनका सवाल भी ले लेता हूँ, फिर रंधावा जी दोनों लोग का जवाब दे देंगे। इकबाल ताहिर जी जी यहाँ रेत बजरी भी लूट लिया, शराब के अड्डे बन गए, क्या उपलब्धि है? जैसे हमारे ऊपर एहसान हो रहा है इलेक्शन कमीशन का कि वो यहाँ पे इलेक्शन करेंगे। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की जिम्मेदारी है कि वो जो भी वो काम करे वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में करे। इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है कि उनको इलेक्शन कराने हैं, फ्री एंड फेयर तरीके से कराने हैं। और हम सब जानते हैं कैसे बीजेपी गवर्नमेंट ने जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन भी है, उसको कैसे दबाव में रखा है, उसको कैसे कंट्रोल में रखा है। और हमने देखा है कि पिंग पोंग चलता रहा है। कभी इलेक्शन कमीशन ने गवर्नमेंट के पाले में बात कही है, और कभी गवर्नमेंट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। सच बात यह है कि यहाँ पे हमें डिलिबरेटली इलेक्शन से महरूम रखा गया है। पार्लियामेंट इलेक्शन अब तो इलेक्शन कराए जाएंगे ना। अब देखिए, महरूम रखा, जितने दिन तक रखा महरूम रखा, ठीक है। पिछले 5 साल इलेक्शन नहीं हुए, कराने में इनको रोने की आदत हो चुकी है, इनको रोने दीजिए। जब होंगे तब देखा इनको जाएगा। कश्मीरी हुक्मरानों को रोने की आदत है, इनको रोने दीजिए। यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन हो रहे हैं ना, पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं, जिसका ये बड़ा सारी दुनिया में म्यूनसिपैलिटी के भी करवाएंगे, चिंता मत करो ताहिर साहब, म्यूनसिपैलिटी के भी करवाएंगे। 18 में वो हमने ही करवाए थे। रखा है क्योंकि इनको चाहिए, इनको यहाँ पे पूरा कंट्रोल चाहिए। वो अपनी ब्यूरोक्रेसी और जो बाहर के ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ लगाकर ये कंट्रोल एंश्योर करें। चलिए, अब रंधावा जी जवाब दे रहे हैं। रंधावा जी जवाब दे रहे हैं। जी जी, उससे उस समय न कश्मीर सफर करे, बल्कि जम्मू देखिए, इनकी जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है वो हम बेटर फील कर सकते हैं। अब इम्तिहान की घड़ी आ गई है तो इनको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी दिख रही है। ये पहले इंडिया अलायंस था, अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस को भी शंट कर दिया, पहले पीडीपी को शंट किया था। अब मुझे लगता है कांग्रेस भी हाशिए भी आ गई है और पीडीपी भी हाशिए भी आ गई है। और ये यकीनन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये दोनों कठपुतली पार्टियां अब जमीनी स्तर पर भी हाशिए भी आएंगी।
अलबत्ता चुनाव कमीशन अपना प्रेरोगेशन का इस्तेमाल करते हुए चुनाव घोषित करेगा। सकते हैं, रविंद्र शर्मा जी भारतीय बोल जनता सकते हैं। पार्टी पूरी तरीके से चुनावों में जाने के लिए तैयार है। रंधावा जी, आप इनके ABCD साथी तो और रही बात इन कश्मीर सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टीज की, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को अपनी बाप दादे की जगीर समझ के हमेशा रखा था, अब इसको मैं आ रहा हूं, मुजफ्फर साहब आ रहा हूं, मानसिकता से मुजफ्फर बाहर साहब आ रहा आना हूं। पड़ेगा। मैं मुजफ्फर साहब आ रहा हूं। नरेंद्र मोदी रविंद्र का शर्मा भारत जी कुछ है। कहना चाह रहे हैं, रविंद्र शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मुजफ्फर साहब मैं आ रहा हूं जी, रविंद्र शर्मा जी। देखिए, इनके जो ABCD साथी थे वो तो कहीं दिखे नहीं। अब वो कहते हैं हमने गलती की, इनकी सपोर्ट लेकर के एक इनकी पार्टी है, अपनी पार्टी, जिन्होंने कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई अरे कि हमने इनकी रविंद्र सपोर्ट जी, पर क्या असर किया। गलती की, और छोड़िए ना। आपके चैनल पे कहा। दूसरी बात यह है कि आप हैं तो बहुत बड़े देशभक्त, सर्टिफिकेट बांटते लगे। आप जमाते इस्लामी के साथ इनका क्या रिश्ता है वो बता दें, ये उस तरफ चल पड़े। ये किसी के साथ भी करें, बहुत बड़े देशभक्त, चाहे वो अलगाववादी, आतंकवादी, PDP भी पाकिस्तानी, प्रो पाकिस्तानी, NCP हमने कहा कश्मीर सेंट्रल कश्मीर का व्यक्ति जो भी भारतीय संविधान को मानता है वो मेन स्ट्रीम में आना चाहता है, भारत की सरकार उसका स्वागत करती है। लेकिन भारतीय संविधान के बाहर जाके कुछ नहीं। सरकार तोड़ते हो तो पाकिस्तानी हो जाते हैं। भाई वो इतने देशभक्त होते हैं जब आप सरकार बनाते हो, फिर क्यों उनको सर्टिफिकेट देते हो? आप जमाते इस्लामी देशभक्त हो गए, उनको जेलों में रखा आपा का तहत। अब हम सुन रहे हैं कि बातचीत चल रही है। जमात इस्लामी के लोगों का होश आ गया है कि हम पाकिस्तान के आकाओं के बलबूते पे चल के हमने देख लिया, हमने अपना आप उजाड़ दिया, हमने कश्मीर का नौजवान उजाड़ दिया। हम भारत में हैं तो मुजफ्फर भारतीय साहब बन के ही रहना पड़ेगा। ठीक है, मुजफ्फर साहब कुछ कह रहे थे जी। मुजफ्फर साहब, बहुत तस्वीर, चुनाव होंगे कश्मीर में तो तस्वीर बहुत दिलचस्प होगी। कई नई सियासी पार्टियां हैं, फिर किसमें गठबंधन होता है, किसके साथ इत्तेहाद होता है, ये तमाम चीजें भी सामने आएंगी जी। रंधावा साहब की अलायंस सारे पोस्ट पोल ही होंगे, प्री पोल कोई अलायंस नहीं होगा। मुझे एक शेर याद आया जी, मुझे एक शेर याद आया, इरशाद। वो एक शेर है कि तुझे क्यों फिक्र है ए गुल दिले सद चाक बुलबुल की, तू अपने गरीबों के चाक को रफू कर। रंधावा साहब को फिक्र है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की। अरे भाई, तुम अपने गले ना, हमें नहीं है सद बुलबुल, आप क्यों परेशान हैं गुल के लिए? आप अपनी गरीबां को तो अरे हम परेशान हो रहे हैं आपका रवैया देख के। आप जब इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि चुनाव होंगे, आप अब भी असमंजस में बने हुए हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के लिए आपको तो वैसे भी लोगों ने आईना दिखा दिया पिछले इलेक्शन में। कश्मीर में आपको हिम्मत नहीं हुई कि आप कैंडिडेट। कहाँ दिखाया आईना? हमने 2 सीटें लड़ी, दोनों सीटें हमने जीती हैं। 2 सीटें नहीं लड़ी आपने, 5 सीटें लड़ी। हमारा 100% रिजल्ट है। कैंडिडेट थे, आपके कैंडिडेट थे। बारामूला में आपका कैंडिडेट था, सेंट्रल कश्मीर में आपका कैंडिडेट था, आपका कैंडिडेट बुखारी साहब का यहाँ भी था। चलिए, वो आपको लगता होगा तो मुझे क्यों? आपने तो भाई कंपेन की उनकी, आपके प्रेसिडेंट साहब ने उनकी कंपेन की और सबकी जमानत जब्त हुई। तो आप सुकड़ गए हो, आप सिर्फ यहाँ से भी आप देखिए, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सोच के अंदर अपनी सोच में लाई, तो हमने उनको आउटसाइड से सपोर्ट दी कि ठीक है आप चुनाव लड़ो, हम बाहर से सपोर्ट करते हैं आपको। ये सोच थी कि कमल का फूल पूरे जम्मू कश्मीर में खिलेगा। और क्या हुआ उमर अब्दुल्ला का? आपके चीफ मिनिस्टोरियल कैंडिडेट को ही लोगों ने घर बिठा दिया। 2 सीटें हमने यहाँ जीती। चलिए, लेकिन अब कम से कम जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं उनमें अब एक तरह से यकीन तो हो रहा है कि अब चुनाव होंगे, और तैयारियां तो सबने पहले से शुरू कर दी हैं। जिन्हें यकीन नहीं भी था वो भी तैयारियों में जुटी हुई थी। लेकिन अब सभी एक तरह से सभी को यकीन हो गया, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के चुनाव हो और इसकी तारीखों का ऐलान होना चाहिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को चुनी हुई सरकार मिलनी चाहिए।